गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भाषा पे। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं। भाषा के द्वारा ही मनुष्य विकास की ओर अग्रसर होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य का जो जीवन है वह भी किसके समान होता? पशु के समान होता है। यही कारण है कि मनुष्य को सभी प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाषा केवल सार्थक ध्वनियों से बने शब्दों के मेल से ही बनती है। अर्थात भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर आपस में आदान प्रदान करते हैं। संसार की भाषाएं। अब हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन, उर्दू, रूसी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। अब भारत देश भी क्या है? बहुभाषी देश है। यानी हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं भाषा के रूप। भाषा के हमारे दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा मौखिक भाषा और दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात समझाता है। तो वक्ता से आप क्या समझते हैं? वक्ता से तात्पर्य है बोलने वाला, और श्रोता उसे सुनकर समझता है। श्रोता से मतलब क्या है? सुनने वाला। जिस प्रकार आपने क्लास में देखा होगा कि जब अध्यापिका आपको पढ़ाती है तो अध्यापिका उस समय क्या हुई? वक्ता हुई, और बच्चे उस बात को सुनते हैं तो बच्चे क्या हुए? श्रोता हुए। तो इस तरह से ऐसी भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। नंबर 2 इज लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। तो इसके जैसे उदाहरण हैं पत्र लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, सार लिखना। ये सब हमारी कौन सी भाषाएं कहलाती हैं? लिखित भाषाएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं बोली। बोली क्या है? बोली किसी भी क्षेत्र के स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है। बोली का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही सीमित होता है। इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता। यानी बोली जो है साहित्य के में प्रयोग नहीं की जाती है। यह केवल वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। जैसे राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, हरियाणवी आदि। जैसे अगर हम राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? राजस्थानी का करते हैं। बिहार में चले जाएं तो वहाँ के लोग कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं? बिहारी का करते हैं। तो इस प्रकार इनका जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? सीमित होता है। तो जब बोली का क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? सीमित होता है। अब भारतीय संविधान द्वारा इस प्रकार हम बोली को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, तमिल, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी। इस प्रकार ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति। अब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को हमारे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता कब मिली थी?
तो हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्राप्त की गई थी। वर्तमान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो इस प्रकार जो हिंदी है वह हमारी राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है और राजभाषा भी मानी जाती है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं हम लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित रूप के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वरों की मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं के जो चिन्ह होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। तो हर जगह हम उन स्वरों का प्रयोग न करके उनको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा है गिलास, तो गिलास में हमने ग में हमारी कौन सी ई की मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो उसमें हमने छोटी ई की मात्रा न लिख के, छोटी ई न लिख के किसका प्रयोग किया है? मात्रा का प्रयोग किया। तो ये चिन्ह ही हमारे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि। तो यहाँ पर आपकी प्रमुख भाषाएं दी गई हैं, जैसे है हिंदी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत, संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेपाली, नेपाली कौन की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी, मराठी की भी कौन सी है? देवनागरी। कोंकणी, कोंकणी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि हमारी क्या है? रोमन। उर्दू, उर्दू की लिपि हमारी क्या है? फारसी। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी की लिपि क्या है हमारी? रोमन। जर्मन, जर्मन की हमारी क्या है? रोमन। पंजाबी, पंजाबी की हमारी क्या है? गुरमुखी। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनता है। बच्चों, अगर हमें किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से सीखना है तो उसके लिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें वर्णों की पहचान नहीं होगी तो हम कभी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हमें वर्णों की पहचान है तो हम शब्दों की पहचान, शब्द बना सकते हैं, और शब्दों को हम पढ़ सकते हैं तो हम वाक्य बना सकते हैं। तो भाषा जो है वाक्यों से बनती है। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य हमेशा शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से ही बनते हैं। इनके शुद्ध रूप एवं शुद्ध प्रयोग की जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से ही मिलती है। व्याकरण में भाषा की विविधता को रोकने में सहायता मिलती है। व्याकरण भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण जो है हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। तो अगर हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, पढ़ना है, लिखना है या समझना है तो उसके लिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार व्याकरण को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब हम आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के हमारे 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार और पद विचार। तो पहला है हमारा वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण के विषय का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्ण विचार में किसका अध्ययन किया जाता है? वर्णों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वर्णों का उच्चारण, लिखने का ढंग तथा भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो वर्ण हमारे क्या होते हैं? अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यदि हमें वर्णों की जानकारी होगी तभी हम आगे शब्द बनाना सीख पाएंगे। अब हम आते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में अध्ययन किया जाता है, जिनमें शब्दों के भेद, बनावट एवं उत्पत्ति आदि के बारे में विचार किया जाता है। यदि हमें वर्णों की सही जानकारी हो जाएगी तो हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और जो शब्दों का जो क्रम है उसे व्यवस्थित क्रम में रख सकते हैं। अब हम आते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में अध्ययन किया जाता है, जिसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्यों को अलग करने एवं विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी पहले हम वर्ण सीखते हैं, वर्ण से हम शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द से ही हम वाक्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पद विचार। इसके अंतर्गत पद से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के बारे में विचार किया जाता है। अब पद हमारे क्या होते हैं? पद हमारे शब्द ही होते हैं, बट जब ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अगर आप एक शब्द लोगे राम, तो ये हमारा क्या है? शब्द है। अगर हमने बोला राम घर जाता है, तो इसमें अगर हमने राम पूछा तो राम हमारा क्या है? पद है, क्योंकि राम क्या है? इसमें संज्ञा है। तो यह व्याकरण के नियमों के अनुसार क्या है? बंधा हुआ है। इसमें हमारा क्या है? संज्ञा भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है। तो इस तरह जब वह शब्द
व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा।